हमारे YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने तहसील राजस्व अकाउंटेंट TRA एंड जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे थे, उसमें राजस्थान डिस्कवर राजस्थान YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तहसील राजस्व लेखाकार एवं जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए हम राजस्थान सेवा नियम की क्लासेस का अध्ययन करवा रहे थे, जिसमें राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 2 से संबंधित पहले एक परिभाषा जो 7.1 से लेकर 7.5 तक की, उसका अध्ययन अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं। जैसा कि आपको बताया था, हम अगली क्लास से पहले पिछले वाला जो उसका शॉर्ट में रिवाइज करना जरूरी है, तो रिवीजन से ही ये अपने को याद रहेगा। अब अपने इसमें जो पिछली क्लास है उसमें अपने पढ़ चुके हैं जो नियम 7A है जो आयु से संबंधित था, 7.2 शिक्षार्थी से संबंधित था, 7.3 संविधान और 7.4 संवर्ग और 7.4A चतुश्रेणी सेवा से संबंधित था और 7.5 क्षतिपूर्वक भत्ते से संबंधित था। इसका अपने अध्ययन कर चुके हैं। अब अपने नेक्स्ट क्लास में ये इससे आगे पढ़ने वाले हैं। जो राजस्थान सेवा नियम है जो उसका रूल नंबर 7.6 वो किससे संबंधित है? सक्षम प्राधिकारी से संबंधित है। सक्षम प्राधिकारी, इन नियमों के तहत शक्तियों अधिकारों के संबंध में राजस्थान के राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी हैं, लेकिन ऐसे अन्य प्राधिकारी भी सक्षम प्राधिकारी हैं जिन्हें इन नियमों के द्वारा या इनके अधीन राज्यपाल द्वारा शक्तियां प्रदान कर दी जाएं। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 51FR 56 दिनांक 11 जनवरी 1956 द्वारा इन नियमों के परिशिष्ट 10 में उन प्राधिकारियों की एक सूची दी गई है जो विभिन्न नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यह सूची समय समय पर संशोधित की जाती है। अंतिम संशोधन 6 नवंबर 2018 को किया गया था। अपने को इससे ज्यादा कोई ये सिलेबस में आने वाला नहीं है। अपने लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, नियम 7.6 में सक्षम प्राधिकारी से संबंधित है और राजस्थान में सक्षम प्राधिकारी कौन है? राज्यपाल है, लेकिन वो अन्य जो है उनको भी शक्तियां दे सकता है। जो ये शक्तियां जो अनुसूचित 10 में दी गई है, परिशिष्ट 10 में दी गई है, इस जो आदेश क्रमांक 11 जनवरी 1956 इसके आदेश क्रमांक 11 के द्वारा दी गई है। अब इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान सेवा नियम का नियम 7.6 किससे संबंधित है? जो यह सक्षम प्राधिकारी से संबंधित है। उसके बाद आगे आता है राजस्थान सेवा नियम 7.7 संचित निधि। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत गठित राज्य की संचित निधि राज्य सरकार की संपूर्ण आय, ऋण प्राप्ति तथा उसके द्वारा किए गए ऋण अदायगी से प्राप्त आय को मिलाकर राजस्थान की जो राज्य की संचित निधि है उसका कोष बनता है। ठीक है, राज्य सरकार के सारे खर्चे इसी कोष से पूर्ण होते हैं, परंतु इस कोष से धन निकासी के लिए विधानसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? संचित निधि को खर्च करने के लिए किसकी अनुमति लेनी होती है? विधानसभा की अनुमति लेनी होती है। अब उसके बाद है नियम 7.7A जो रूपांतरित अवकाश से संबंधित है। इन नियमों के नियम 93(2) के प्रावधानों में उल्लेखित है। जो अपने इसमें टॉपिक है अवकाश नियम। ठीक है, इसमें जो है 93(2) में अपने इसका विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। अभी तो अपने को बस इतना शॉर्ट में ये देखना है, नियम 7A किससे संबंधित है? रूपांतरित अवकाश से संबंधित है। जो इसका विस्तृत अध्ययन है अपने नियम 93(2) जब पढ़ेंगे तब इसका विस्तृत अध्ययन अगले अध्याय में कर लिया जाएगा। अब नियम 7.8 जो कर्तव्य से संबंधित है। कर्तव्य ड्यूटी में निम्नलिखित अवधि सम्मिलित मानी जाती है। परीक्षाधीन परीक्षार्थी या शिक्षार्थी के रूप में की गई सेवा के शीघ्र बाद नियमित सेवा से स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता है। कार्यभार ग्रहण काल वो भी इसमें शामिल होता है। जैसे किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हो जाता है, मान लो किसी का जोधपुर से श्रीगंगानगर ट्रांसफर हो गया, उसको 10 दिवस का कार्य ग्रहण काल मिलता है जो ड्यूटी में शामिल रहेगा। अवकाश से लौटने
अवकाश से लौटने से किसी पद पर प्रस्तावित किए जाने की मध्य अवधि भी ड्यूटी में शामिल होती है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, इसको जो ये कार्य किया जाता है वो भी ड्यूटी में शामिल होता है। राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट आज्ञा के द्वारा भारत में प्रशिक्षण या अनुदेश के पाठ्यक्रम के दौरान अपने उपस्थित रहते हैं तो वो भी ड्यूटी की श्रेणी में आता है। जो इसमें एक तो क्वेश्चन ये बनता है, नियम 7-8 किससे संबंधित है? कर्तव्य, ड्यूटी से संबंधित है। और इसमें अपने को ये ध्यान रखना होगा, जैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रशिक्षणाधीन शिक्षार्थी के रूप में की गई सेवा ड्यूटी में शामिल होगी या नहीं? तो यस, ये बिल्कुल शामिल रहेगी। इसके बाद ये है, अब राजस्थान सेवा नियम 7-8 में यह स्पष्ट किया गया है कि ड्यूटी कब प्रारंभ होती है। ड्यूटी जब सरकारी कर्मचारी किसी दिन विशेष में कर्तव्य के लिए रिपोर्ट करता है, जब या पदभार ग्रहण कर लेता है, तब उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। और ड्यूटी कब खत्म होती है? जब वह अपना स्थान छोड़ देता है। अब तदनुसार जैसे अपने अब ऑफिसों का टाइम 9:30 से लेके 6 बजे तक ऑफिस का टाइम है राजस्थान सरकार का। अब 9 बजे अपने निवास स्थान से निकलते हैं, 9 से लेकर जो अपनों ने 9:30 तक यात्रा की है, ये ड्यूटी में काउंट नहीं होगा। जब अपने ऑफिस में उपस्थित हो गए, मतलब कि रिपोर्टिंग कर दी, वहां से अपनी ड्यूटी स्टार्ट होती है। सीधी सी बात अपने यूं भी समझ सकते हैं, जब अपने ऑफिस में एंटर तो सबसे पहले अटेंडेंस लगाते हैं, और अपनों ने जैसे मान लो अटेंडेंस लगा दी है, अपनों ने कार्य अपना शुरू कर दिया है, तो वो अपना ड्यूटी कार्य ग्रहण होगा। और ड्यूटी स्थान जब अपने कार्यालय को छोड़ देते हैं 6 बजे बाद, तो वहां से अपनी ड्यूटी खत्म मानी जाती है। निवास स्थान से कार्यालय और उसके द्वारा यात्रा की अवधि ड्यूटी का भाग नहीं है। निवास अपने घर से जो ऑफिस तक जाने का जो भाग है वो ड्यूटी में काउंट नहीं होता है, ठीक है। यानी ड्यूटी की गणना उस अवधि से मानी जाएगी जिस दिन एक कर्मचारी कार्यालय पहुंचकर अपने कर्तव्य को संपादित करता है तथा ड्यूटी अवधि में कर्मचारी द्वारा कार्यालय छोड़ते ही समाप्त हो जाती है। अतः निवास स्थान से कार्यालय स्थान जाने एवं कार्यालय स्थान से वापस घर पहुंचने वाला समय, लगने वाला जो समय होता है, वो ड्यूटी में शामिल नहीं होता है। सिंपल सी बात है, ड्यूटी में वही शामिल होगा जो अपनों ने ऑफिस में रहकर कार्य किया है। कार्यालय में जो अपने कार्य किया 9:30 से 6 बजे तक, वही शामिल होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, यात्रा के समय ऐसे कर्मचारी निवास स्थान से प्रस्थान करें तो ड्यूटी आरंभ होती है, वो यात्रा से लौटकर निवास स्थान पर आ जाता है। अब मान लो कि अपने को किसी प्रशिक्षण के लिए या किसी मीटिंग के लिए किसी दिन कहीं दूर जाना पड़ता है, जैसे राजधानी मुख्यालय पर जयपुर जाना पड़ता है, तो अपने घर से जब अपने निकलेंगे यात्रा के लिए, उस टाइम से ड्यूटी शुरू हो जाएगी। घर से निवास स्थान के से प्रशिक्षण के लिए निकलने, प्रशिक्षण हेतु जाने के समय से स्टार्ट होगी ड्यूटी। जाने के समय से ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी, ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। और ये समाप्त कब होगी? जब अपने प्रशिक्षण से वापस अपने मुख्यालय हेडक्वार्टर पर लौट जाएंगे। अब इस नियम में यह स्पष्ट किया गया है, ड्यूटी कर्तव्य से संबंधित जो नियम है, यात्रा के समय एक कर्मचारी जैसे ही अपने निवास स्थान से प्रस्थान करे तो ड्यूटी आरंभ हो जाती है। जब यह यात्रा से लौटकर निवास स्थान पर आ जाता है, जो मुख्यालय वहां आ जाता है, तो अपनी ड्यूटी समाप्त मानी जाती है। इस दौरे के दौरान प्रयुक्त आकस्मिक अवकाश सहित किसी भी प्रकार का अवकाश यदि कोई सम्मिलित हो तो सम्मिलित नहीं है। अब तीसरा आ जाता है राज्य सरकारी जो नियम है, इसमें क्लियर किया गया, राज्य या कर्मचारी को निर्वाचन ड्यूटी पर उसी समय माना जाता है जब अपने निवास स्थान अथवा कार्यालय से प्रस्थान कर चुनाव संबंधी कार्य जिसमें प्रशिक्षण भी सम्मिलित है के लिए सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करता है। चुनाव कार्य से निवृत्त होकर अपने निवास स्थान अथवा कार्यालय वापस आते ही चुनाव की ड्यूटी समाप्त मानी जाती है। जैसे मान लो अपनी किसी पोलिंग पार्टी में ड्यूटी लगती है, जो अपना प्राधिकारी होता है अपने उसको उपस्थिति दे देते हैं, तो अपनी ड्यूटी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। और जब तक अपने चुनाव कराते हैं, उसमें प्रशिक्षण यात्रा जो भी होती है वो चुनाव ड्यूटी में शामिल रहती है। जैसे ही वो प्राधिकारी अपने को रिलीव कर देगा तो अपनी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी। यदि इस अवधि में कोई दुर्घटना होती है तो वह दुर्घटना चुनाव ड्यूटी समाप्त मानी जाती है। यदि इस अवधि में दुर्घटना हो जाती है तो वह चुनाव ड्यूटी की अवधि में घटित मानी जाएगी, किंतु शर्त यह होगी ऐसी दुर्घटना मृत्यु चुनाव कार्य संपादन से
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित होनी चाहिए। इससे ये क्लियर है। अब आपको कर्तव्य ड्यूटी के संबंध में तीनों कंडीशन का लगभग पता लग गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो नियम है 7-9, राजस्थान सर्विस रूल का जो नियम 7-9 है वो शुल्क से संबंधित है। शुल्क, इसमें एक राज्य कर्मचारी को किसी अराजकीय संस्था व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य सेवा के लिए जो आवर्तक व्यय एवं अनावर्तक व्यय प्राप्त होते हैं जो राज्य की संचित निधि से नहीं चुकाए जाते हैं उन्हें शुल्क कहते हैं। अब जो संचित निधि से भुगतान नहीं किया जाता, संचित निधि से भुगतान ना किया जाकर ना कर जो व्यय प्राप्त होते हैं, व्यय जैसे जिसमें भत्ते भी शामिल हैं, व्यय भत्ते प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शुल्क कहलाते हैं, वे शुल्क होते हैं। ठीक है, संपत्ति से प्राप्त आय, मकान किराया भत्ता आदि लाभांश जमाओं पर ब्याज ऐसी अनुपार्जित आय शुल्क होती है। साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक आदि क्रियाकलापों से आय एवं सेवा ज्ञान की सहायता से नहीं हो, यदि सेवा में अर्जित ज्ञान से तैयार की गई हो तो शुल्क प्राप्त करने के लिए सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। एक राज्य कर्मचारी को किसी अराजकीय व्यक्ति के लिए कोई कार्य सेवा के लिए जो आवर्तक एवं अनावर्तक भुगतान प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शुल्क कहलाते हैं। और जो ये शुल्क होते हैं इनका भुगतान राज्य की संचित निधि से नहीं किया जाता है। अब इसमें ये क्वेश्चन बढ़ता है नियम 7-9, आरएसआर का नियम 7-9 किससे संबंधित है? आरएसआर का नियम 7-9 शुल्क से संबंधित है। उसके बाद आता है राजस्थान सेवा नियम का जो नियम 7-10 है वो किससे संबंधित है? जो 7-10 जो नियम है वो विदेशिक सेवा से संबंधित है। जो ये भी अपने सिलेबस में है, इसका अध्ययन भी अपने आगे जो विस्तृत रूप से जो टॉपिक आएगा उसमें इसका अध्ययन किया जाएगा। उस सेवा अवधि को विदेशिक सेवा कहते हैं जिसमें एक राज्य कर्मचारी अपने पूर्ण समय के वेतन एवं भत्ते आदि सरकार से स्वीकृति से राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त करे, उसे क्या कहते हैं? विदेशिक सेवा। एक राजकीय चिकित्सा अधिकारी को पूरे समय के लिए नगर निगम जयपुर में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाना अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को राजस्थान राज्य पथ परिवहन में महाप्रबंधक या श्रीगंगानगर शुगर मिल में महाप्रबंधक के रूप में प्रतियुक्त किया जाना विदेशिक सेवा के उदाहरण हैं। इसमें क्या है? जैसे किसी को प्रतिनियुक्ति पर अपने किसी निगम या एक कोई जैसे निगम है जो या कोई संस्था है उसमें भेज देते हैं प्रतिनियुक्ति पर, तो ये विदेशिक सेवा के उदाहरण है। इसमें भुगतान है राज्य की संचित निधि से नहीं किया जाता, उस सेवा अवधि को विदेशिक सेवा कहते हैं। एक राज्य कर्मचारी अपने पूर्ण समय में वेतन एवं भत्ते सरकार की स्वीकृति से राज्य की संचित निधि से के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त करे। ठीक है, इसमें भी जो है संस्थापन में जो वेतन एवं भत्ते उसमें से भुगतान किया जाता है। ठीक है, ये हो गया 7-10। अब अपने इसमें 7-10A जो नियम है, अब जो 7-10 है उसमें ए भी आगे पार्ट किए गए हैं। 7-10 में तो है अपनों ने जो पढ़ लिया विदेशिक सेवा से संबंधित है। 7-10A राजपत्रित अधिकारी से संबंधित है। अब राजपत्रित अधिकारी कौन होता है? 7-10A से संबंधित है जो गेस्टेड ऑफिसर, जिसे अपने गेस्टेड ऑफिसर बोलते हैं। राजपत्रित अधिकारी कौन होगा? अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी। अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जैसे IAS आ गया, इसमें IES हो गया, IFS हो गया, वन सेवा के अधिकारी, ये सब क्या है? इंडियन सेवा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी। राजस्थान सेवल सेवा नियम वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 की अनुसूची 1 में दर्शाए गए पदों के धारकों। अब ये राजस्थान सरकार ने जो गेजेटेड ऑफिसर की एक सूची प्रकाशित की है, जो कि है नियम 1958 की अनुसूची ए में जो भी जितने भी पद गेजेटेड है उनकी सूची प्रकाशित की गई है। उसमें शामिल जिसका भी पद राज्यपत्रित अधिकारी कहलाएगा। राज्य सेवा का अधिकारी होना जरूरी है। नंबर 3 है संविदा या अनुबंध की शर्तों पर नियुक्त व्यक्ति जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित की गई हो। मतलब किसी भी व्यक्ति को जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया और ऐसे पद पर किया गया जो राजपत्रित है, तो वो भी राजपत्रित अधिकारी कहलाएगा। नंबर 4 ऐसा पद धारण करने वाला सरकारी कर्मचारी जिससे राज्य सरकार की अधिसूचना जारी कर राजपत्रित पद घोषित कर दे, वो भी राजपत्रित अधिकारी कहलाएगा। जैसे हाल ही में सरकार के द्वारा
नायब तहसीलदार के पद को अधिसूचना जारी करके नायब तहसीलदार का पद है उसे गैजेटेड घोषित किया गया है, नायब तहसीलदार के पद को। ठीक है, इसमें अब सिंपल सा 10 से 21 से संबंधित है, राजपत्रित अधिकारी से संबंधित है। राजपत्रित अधिकारी कौन सा होता है? अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी हो। राजस्थान सेवा नियम जो है उसके 1958 की अनुसूची 1 में दर्शाए गए पद को धारण करता हो, संविदा या अनुबंध की शर्तों पर हो, जिसे राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया हो राज्य सरकार के द्वारा। ऐसा पद धारण करने वाला सरकारी कर्मचारी जिसे अधिसूचना जारी करके राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्रित पद घोषित कर दिया हो। अब इसमें देखो एक ये भी बात जानना जरूरी है, राजपत्रित अधिकारी के पद को घोषित कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है। ठीक है, अब ये नियम 10-21 से संबंधित है, राजपत्रित अधिकारी से संबंधित है। अब ये थोड़ा सा सिंपल सा नियम है, जैसे इसको थोड़ा बार बार अपने रिवीजन करेंगे तो ये समझ में आने वाली चीज है। ठीक है, आरएसआर एक ऐसा टॉपिक है इसमें जिसमें अपने अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। नियम 7-10-20 जो अर्धवेतन अवकाश से संबंधित है, इसमें जो हाफ पे लीव है। ठीक है, अब ये भी अपने टॉपिक में शामिल है, जो इसका विस्तृत देना आगे अपने द्वारा किया जाएगा। एक बार तो अपने को इतना ही ध्यान रखना है, नियम 10-20 किससे संबंधित है? अर्धवेतन अवकाश से संबंधित है। बकाया अर्धवेतन अवकाश का अर्थ उन अर्धवेतन अवकाशों की संख्या से है जो नियम 93 जो अपने अध्याय अगले में शामिल है। आगे अपने इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। निर्धारित किए गए अनुसार पूर्ण सेवा काल में निजी कार्यों के लिए गए एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिए गए हों को घटाकर निकाले गए हों। अब नियम 10 है जो अर्धवेतन अवकाश से संबंधित है। एक बार इतना ही अध्ययन करना है। आगे 93 जब नियम 93 पढ़ेंगे तो उसमें इसका विस्तृत अध्ययन अपने द्वारा किया जाएगा, उस समय इसको अच्छे ढंग से समझा जाएगा। अब अपनों ने इसमें इस क्लास में अपनों जो पढ़ा उसका एक बार अध्ययन कर लेते हैं, जो अपनों ने इसका डिस्कशन करते हैं। इसमें नियम 7-6 सक्षम प्राधिकारी। नियम 7-6 जो आरएसआर का वो किससे संबंधित है? सक्षम प्राधिकारी से संबंधित है। नियम 7-7 संचित निधि से संबंधित है। नियम 7-7A रूपांतरित अवकाश से संबंधित है। नियम 7-8 कर्तव्य से संबंधित है। नियम 7-8B भारत में ही कर्मचारी को प्रशिक्षण पर भेजा जाता है तो उसे ड्यूटी माना जाता है। नंबर 7-8 से एपीओ की अवधि भी ड्यूटी के तहत मानी जाती है। नियम 7-8D सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किसी ऐसी विभागीय परीक्षा में उपस्थित होता है जिसके उत्तीर्ण होने से कार्यकुशलता में वृद्धि होती है तो ऐसी ड्यूटी भी कर्तव्य की अवधि में मानी जाती है। ऐसी अवधि भी कर्तव्य की श्रेणी में मानी जाती है। उसके बाद है जो 7-9 वो शुल्क से संबंधित है। शुल्क क्या? संचित निधि के अलावा अन्य निधि से प्राप्त होने वाली आय शुल्क कहलाती है। 7-10 विदेशिक सेवा ऐसी सेवा जिससे कर्मचारी को भुगतान संचित निधि के स्थान पर स्थानीय निधि से प्राप्त हो वो विदेशिक सेवा कहलाती है। जैसे किसी आरएएस का शुगर मिल में प्रतिनियुक्ति पर आना, आरएएस का राजस्थान से पथ परिवहन निगम में प्रतिनियुक्ति पर जाना, वो विदेशिक सेवा के उदाहरण है। नियम 7-10A में राजपत्रित अधिकारी जिसे सरकार के द्वारा आरएसआर के 1958 के धारा 1 में लिस्ट दी गई है उसमें घोषित किया गया राजपत्रित अधिकारी होते हैं। नियम 7-10B अर्धवेतन अवकाश से संबंधित है। अब अपनों ने पिछली 2 क्लासों में नियम 7-1 से लेके 7-10 तक नियम का अध्ययन कर लिया है। आगे अपनी नेक्स्ट क्लास जारी रखेंगे जिसमें परिभाषाओं से संबंधित टॉपिक रहा जाएगा।